हेलो स्टूडेंट्स, परिसंचरण तंत्र डिस्कस कर रहे थे अपन। परिसंचरण तंत्र में अपन ने रुधिर का संगठन कंप्लीट किया। रुधिर में क्या क्या मौजूद है, किससे मिलकर वो बना होता है, जिसमें अपन ने रुधिर प्लाज्मा को डिस्कस किया। उसके बाद में ब्लड कैप्सूल्स, रुधिर कणिकाएं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, और इन तीनों का वर्क जो अपन ने अलग अलग रूप से डिस्कस किया। आरबीसी का वर्क हीमोग्लोबिन वाला, उसके बाद में डब्ल्यूबीसी के प्रकार और अलग अलग रूप में वो काम करती हैं जो, और तीसरा फिर अपन ने डिस्कस किया प्लेटलेट्स, जिनके द्वारा रुधिर का थक्का बनाया जाता है, वो क्रिया अपन ने पढ़ी। इसके बाद में अपन जो डिस्कस करने जा रहे हैं, जो मैंने बोला था, रुधिर वर्ग, ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप जो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, रुधिर वर्ग, ब्लड ग्रुप। सबसे पहले तो ये बताओ किस किस को अपना ब्लड ग्रुप पता है? बहुत कम हाथ खड़े हुए भाई, क्लास के हिसाब से फील कर रहा हूं। और देखो, एक्चुअल में रुधिर वर्ग का हमें पता होना चाहिए, और ज़्यादा महंगी जांच नहीं है, 30 रुपए की जांच होती है, अपन कहीं पर भी करा सकते हैं। जैसे सपोज करो, ये मत सोचो कि तुम्हारे से कोई मांग लेगा, लेकिन ऐसे सोचो कि अचानक तुम्हारे को कभी जरूरत पड़ जाए। अब ऐसी स्थिति में तो तुम्हारा ब्लड ग्रुप जांचा जाए, फिर तुम्हारे को चढ़ाया जाए, और एक ब्लड ग्रुप पहले से पता हो तो सीधा चढ़ाया जाए, और इतनी देर में सल्ट जाए तो रुधिर वर्ग का पता जरूर रखा करो। तो रुधिर का वर्गीकरण जो अपन शुरू कर रहे हैं, रुधिर वर्ग जो बताना जा रहे हैं, ध्यान से समझना, इसमें बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले तो ये कि रुधिर का वर्गीकरण, रुधिर का वर्गीकरण कार्ल लैंडस्टीनर ने किया। और ये बात है भाई 1900 ईस्वी की, 1900 ईस्वी की ये बात है। रुधिर का वर्गीकरण वैज्ञानिक किसने किया भाई? कार्ल लैंडस्टीनर ने किया। अब रुधिर वर्ग अपन पढ़ते हैं कि रुधिर वर्ग बताए जाते हैं ए बी और ओ। ये रुधिर वर्ग बताते हैं 4, ए बी और ओ। अगर रुधिर वर्ग 4 हैं तो इनको ये नाम क्यों नहीं दे दिया गया? ए बी सी डी हो गए 4 वर्ग, याद करने में आसान रहते भाई, ए बी सी डी 4 वर्ग हो गए। ऐसा नहीं है, रुधिर का वर्गीकरण जो किया गया है, तो ये नाम जो दिए गए हैं, इनके पीछे किस तरह से ये नाम पड़े, ए बी और ओ, उसको समझो। देखो, कार्ल लैंडस्टीनर ने रुधिर का वर्गीकरण जो किया था, उसके अगर अपन प्रोसेस को समझें तो इसमें 4 वर्ग जो अपन बता रहे हैं, ए बी और ओ, ये कहां से नाम दिए अपन ने, वो पॉइंट समझो। ये नाम जो दिए लैंडस्टीनर ने, वो कहां से दिए, वो पॉइंट समझो एक बार। रुधिर के वर्गीकरण का आधार क्या बना कि जब एक व्यक्ति का रुधिर दूसरे को दिया जाता है, इससे पहले की बात कर रहे हैं, रुधिर का वर्गीकरण किया गया उससे पहले, तो ज्यादातर केस में दिए जाने वाले व्यक्ति की, यानी ग्राही जो था, रिसेप्टर, उसकी मृत्यु हो जाती थी। और मृत्यु का कारण था आरबीसी का समूहन, आरबीसी का समूहन, यानी आरबीसी का आपस में चिपक जाना, कोगुलेशन, आरबीसी का समूहन। तो लैंडस्टीनर ने सोचा कि ऐसा क्या है कि रुधिर तो देखने में तो सबका एक जैसा लग रहा है, ब्लड कंपोजिशन जो पढ़ा अपन ने, तो ऐसा इसमें क्या है कि जब रुधिर दिया जा रहा है तो आरबीसी का कोगुलेशन हो गया, समूहन हो गया, या आरबीसी आपस में चिपक गए। और कई केस में ऐसा नहीं होता था, आरबीसी का समूहन हो जाएगा तो रुधिर का बहना बंद हो जाएगा, तो वो मृत्यु का कारण बन जाता है। तो इस पे जब रिसर्च किया गया तो हमारी आरबीसी का आकार पढ़ा था अपन ने उभय उत्तल, बाइकॉनकेव। वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर ने आरबीसी की झिल्ली पर, आरबीसी की मेम्ब्रेन पर प्रोटीन स्ट्रक्चर देखी, और ये जो प्रोटीन स्ट्रक्चर हैं, आरबीसी की झिल्ली पर जो प्रोटीन स्ट्रक्चर हैं, प्रोटीन संरचना
इनको जो अपन एंटीजन शब्द में बोल रहा हूं, देखो प्रोटीन स्ट्रक्चर उन्होंने आरबीसी की झिल्ली पर देखी, और ये जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है ना, जिनको मैं एंटीजन नाम दे रहा हूं, ये प्रोटीन स्ट्रक्चर आरबीसी पर अलग अलग रूप से मौजूद हैं। और ये प्रोटीन जो है वो दो प्रकार की पहचाने गए थे, जिनको पहचान के आधार पर नाम दिया गया था ए और बी, जिनको अपन एंटीजन बोलते हैं। तो आरबीसी पर एंटीजन की स्थिति क्या है? आरबीसी की झिल्ली पर एंटीजन ए और बी की स्थिति 4 प्रकार से संभावित है। उस आधार पर ही 4 नाम दिए गए हैं, ए बी और ओ, ये जो नाम दिया गया। तो रुधिर का वर्गीकरण किसने किया भाई? वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर ने किया। और ये जो वर्गीकरण किया गया वो किस आधार पर किया गया? एंटीजन के आधार पर। रुधिर का वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया? एंटीजन के आधार पर। और एंटीजन आरबीसी झिल्ली पर उपस्थित, आरबीसी झिल्ली पर उपस्थित और ग्लोबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। ग्लोबुलिन प्रोटीन से निर्मित। एंटीजन आरबीसी की झिल्ली पर पाए जाते हैं जो कि ग्लोबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं, और यही किसी कोशिका की पहचान है। तो ये एंटीजन जो है ना वो बताए गए 2 प्रकार से, एक एंटीजन ए और एक एंटीजन बी, पहचान के आधार पर जो बताए गए। तो एंटीजन प्रोटीन है जो आरबीसी की झिल्ली पर पाए जाते हैं, 2 प्रकार से हैं, ए और बी। इन्हीं की स्थिति के आधार पर रुधिर वर्ग 4 बताए जाते हैं। अब इनकी स्थिति अलग अलग कैसे है? तो रुधिर का वर्गीकरण ये किया एंटीजन के आधार पर, एंटीजन आरबीसी की झिल्ली पर उपस्थित प्रोटीन से बने हुए 2 प्रकार के ए और बी। अब इनकी स्थिति अलग अलग कैसे है उसके आधार पर रुधिर वर्ग बताए जाते हैं। अपन ने बताए कि आरबीसी की झिल्ली पर, आरबीसी की झिल्ली पर प्रोटीन स्ट्रक्चर एंटीजन जो बताया अपन ने, एक तो एंटीजन ए और एक एंटीजन बी, ये 2 एंटीजन अपन ने बताए। अब ब्लड ग्रुप जो है एंटीजन के आधार पर जो अपन ब्लड ग्रुप बोल रहे हैं वो किस तरह से नाम बना, देखो ब्लड ग्रुप जो अपन ने बताया कि हमारा ब्लड ग्रुप रिप्रेजेंट करता है हमारे ब्लड में आरबीसी पर उपस्थित एंटीजन को। पहली स्थिति, कुछ व्यक्तियों का ब्लड ग्रुप ऐसा होता है जिसमें एंटीजन ए होता है, बी नहीं होता। यानी कुछ व्यक्तियों के ब्लड में आरबीसी की झिल्ली पर केवल एंटीजन ए है, बी नहीं है। तो एंटीजन ए अगर पाया जा रहा है, केवल एंटीजन ए पाया जा रहा है, तो वो ब्लड ग्रुप हो गया ए। कुछ व्यक्तियों की स्थिति ये है कि उसमें एंटीजन बी है, एंटीजन ए नहीं है, यानी अभी भी एंटीजन ए की है लेकिन बी वाला है, ए वाला नहीं, और ऐसी स्थिति में उसे ब्लड ग्रुप बोला जाएगा बी। तीसरी स्थिति, कुछ व्यक्तियों के ब्लड में आरबीसी पर एंटीजन ए और बी दोनों साथ साथ पाए जा रहे हैं, तो एंटीजन ए और बी साथ साथ पाए जा रहे हैं तो मिलाकर बोल दिया गया ए बी। अब समझ में आया नाम ए बी के बाद में ए बी कैसे आया? ए का मतलब है केवल एंटीजन ए, बी का मतलब केवल एंटीजन बी, ए बी का मतलब आरबीसी पर एंटीजन ए और बी दोनों। अब लास्ट संभावना क्या बची? ये तो बची कि न तो एंटीजन ए और न एंटीजन बी। अगर एंटीजन नहीं है तो फिर उसको नाम दिया गया जीरो, जो अपन ओ बोलते हैं। आप जीरो इसको याद रखोगे, जीरो यानी नन एंटीजन, कोई एंटीजन नहीं। तो बताओ ये नाम कैसे आया, समझ में आया? हमारे ब्लड ग्रुप जो है वो डिसाइड है एंटीजन के द्वारा। एंटीजन पाए जाते हैं आरबीसी की झिल्ली पर, प्रोटीन से बने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ए और बी, पहचान के आधार पर। संभावना हो गई 4, अकेला ए, अकेला बी, ए और बी दोनों, या फिर कोई सा भी नहीं। अकेला ए ब्लड ग्रुप ए, अकेला बी ब्लड ग्रुप बी, दोनों ए बी और कोई नहीं है तो जीरो नन।
ये बताया अपन ने। ये 4 ब्लड ग्रुप हैं। तो ध्यान रखना, रुधिर वर्ग हमारे आरबीसी पर प्रेजेंट आरबीसी को एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं। अब एक शब्द जो आता है एंटीजन के साथ में, एंटीबॉडी। हिंदी में एंटीजन को बोलते हैं प्रतिजन और इसको बोला जाता है प्रतिरक्षी। प्रतिजन ये बोला जाता है प्रतिरक्षी। एंटीजन प्रतिजन, एंटीबॉडी हो गया प्रतिरक्षी। अब हमारे ब्लड में जो एंटीजन प्रेजेंट हैं, ए और बी, जो दोनों एंटीजन बताए, अभी हमने बताया था कि एंटीजन के अपोजिट एंटीबॉडी है। एंटीजन बोला जाता है सामान्य भाषा में विदेशज पदार्थ। एक बार देखो, इन दोनों शब्द को मैं और डिस्कस कर देता हूं। एंटीजन सामान्य भाषा में इसको बोलते हैं विदेशज पदार्थ, यानी ऐसा पदार्थ जो हमारे शरीर का नहीं है या हमारी डीएनए स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वो हमारे शरीर में विदेशज पदार्थ हुआ। अब बताओ, हमारे शरीर में कोई भी रोगाणु प्रवेश करता है ना, तो रोगाणु हमारे लिए विदेशज हुआ कि नहीं हुआ? या हम मेहमान की तरह स्वागत करेंगे उसका कि आजा भाई तू आओ चाय पानी पियो आराम से, कि मेहमान है भाई हमारे। तो ऐसे ही कोई भी पदार्थ जो हमारे शरीर का नहीं है वो विदेशज बोला जाता है, एंटीजन बोला जाता है। और ये पदार्थ जब भी हमारे शरीर में जाता है, इनके विरुद्ध तैयार होती है एंटीबॉडी। अब मेरा ब्लड ग्रुप ए है, मेरा ब्लड ग्रुप ए है, तो इसका मतलब मेरी बॉडी में आरबीसी पर एंटीजन ए प्रेजेंट है। तो बताओ एंटीजन बी मेरे लिए विदेशज हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि वो मेरी बॉडी का नहीं है। तो इसका मतलब मैं अगर मेरे को ब्लड दिया जाएगा और अगर उसमें एंटीजन बी आएगा तो मैं उसका विरोध करूंगा, क्योंकि वो मेरे लिए विदेशज पदार्थ है, बी मेरी बॉडी का नहीं है। इसका मतलब मैं विरोध किसका दर्शा रहा हूं? यानी मेरा ब्लड ग्रुप ए है, मेरा एंटीजन ए है, तो मैं बी का विरोध कर रहा हूं। और विरोध करने का मतलब उसके लिए मेरे शरीर में एंटीबॉडी पाई जा रही है। तो ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए पाया जाता है और ये विरोध करता है बी का, यानी इसमें एंटीबॉडी बी पाई जाती है। और बी में किसके लिए पाई जाती है? ए के लिए। अब बताओ, अगर मेरे ब्लड में एंटीजन ए और बी दोनों मौजूद है, दो ही तो एंटीजन बताया अपन ने आरबीसी पर, दोनों मौजूद है, तो इसका मतलब मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा। तो इसका मतलब नन एंटीबॉडी। और बताओ, अगर मेरे ब्लड में एंटीबॉडी नहीं है तो मैं एंटीजन ए और बी दोनों का विरोध नहीं कर रहा, तो मैं ये सारा रुधिर ले सकता हूं, चाहे ए वाला है चाहे बी वाला है, ए बी ओ, मैं जो भी जिसका भी ब्लड दोगे आप, मैं तो विरोध तो कर ही नहीं रहा ना, मेरे अंदर दोनों एंटीजन प्रेजेंट है। और ये जो ब्लड ग्रुप 0 वाला है ना, इसमें कोई एंटीजन नहीं है। 0 का मतलब एंटीजन ए भी नहीं है और बी भी नहीं है। तो इसका मतलब ये एंटीजन ए और बी दोनों का विरोध करेगा। ये एंटीजन ए का भी विरोध करेगा और बी का भी विरोध करेगा। अब देखो, इन दोनों की स्थिति को देखो। एंटीजन ए ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीजन ए और बी दोनों है, इसलिए विरोध किसका नहीं कर रहा है, एंटीबॉडी कोई से नहीं हुई। ब्लड ग्रुप 0 में एंटीजन नहीं है ना, अगर इसमें कोई एंटीजन नहीं है तो बताओ ये ब्लड हम सबको दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? भाई जब अपन कोई ऐसा ब्लड किसी को देंगे जिसमें एंटीजन जाएगा ही नहीं, जब एंटीजन नहीं जा रहा, विदेशज पदार्थ नहीं जा रहा, तो उसका विरोध कौन करेगा? तो ब्लड ग्रुप 0 ओ का मतलब इसमें कोई एंटीजन नहीं है, ये रुधिर अपन सबको दे सकते हैं। लेकिन इसमें कोई एंटीजन नहीं है तो ये खुद दोनों का विरोध करेगा, एंटीजन ए का भी और बी का भी। तो अगर इस व्यक्ति को आप रुधिर दोगे ना, तो उसमें एंटीजन ए भी आएगा तो भी विरोध, बी भी आएगा तो भी विरोध। तो बताओ इन सबसे किसी से रुधिर ले सकता है क्या? इसको तो आप उसी का रुधिर दो, ओ वाले को तो रुधिर आप दोगे तो उसमें एंटीजन नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो दोनों एंटीजन का विरोध कर रहा है। इस तरह की स्थिति है। तो अपोजिट स्थिति हो गई इनकी। और ये जो स्थिति है उसी के आधार पर डिसाइड होता है कि किसे तो ये रुधिर ले सकते हैं और किसको रुधिर दे सकते हैं, किससे रुधिर ले सकते हैं और किसको रुधिर दे सकते हैं। आदान प्रदान जो अपन बोलते हैं, आदान प्रदान जो अपन बोलेंगे, एंटीजन एंटीबॉडी, किसका विरोध जो अपन ने बताया, रिसेप्शन और डोनेशन, आदान और प्रदान, किससे हम रुधिर ले सकते हैं और किसको रुधिर दे सकते हैं। आदान होता है ग्रहण करना, प्रदान हो गया देना। तो बताओ रुधिर वर्ग ए वाला किससे लेगा? भाई रुधिर वर्ग ए का मतलब उसमें एंटीजन ए है ना, तो वो एंटीजन कोई भी ऐसा रुधिर उसको दे सकते हो जिसमें एंटीजन ए होना चाहिए। एंटीजन बी वाला रुधिर उसको मत दो आप, क्योंकि उसमें एंटीबॉडी बी यानी वो एंटीजन बी का विरोध कर रहा है। तो अब एंटीजन किस में मौजूद है? या तो ए में मौजूद है या फिर
इनमें भी बी आ रहा है, इसमें बी आ रहा है, तो ये तो दे नहीं सकते आप इसको, ये दे सकते हो क्योंकि इसमें तो कोई एंटीजन नहीं है, तो ये तो किसी को दो आप चाहे। ये तो ए वाला ए से लग सकता है और ओ से ले सकता है, बी वाला बी से और ओ से, और ए बी वाला मैंने बताया इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो ये किसी से भी रुधिर ले सकता है। तो हम किसका रुधिर ले रहे हैं डिपेंड कर रहा है हमारे ब्लड में कौन से एंटीजन का विरोध हो रहा है, यानी एंटीबॉडी कौन सी पाई जा रही है। ए वाला ब्लड ग्रुप ए वाले में एंटीबॉडी बी पाई जा रही है, तो बी एंटीजन नहीं आना चाहिए, तो ये दोनों आप इसको दे नहीं सकते, ये इन दोनों से नहीं ले सकता। ब्लड ग्रुप बी में एंटीबॉडी ए है, तो ये इन दोनों से नहीं ले सकता क्योंकि इन दोनों में ए आएगा, और ए बी वाले में एंटीबॉडी है ही नहीं, तो ये फिर किसी से भी रुधिर ले सकेगा। और जीरो वाला ओ वाला केवल और केवल ओ से ले पाएगा क्योंकि ये ए और बी दोनों एंटीजन का विरोध कर रहा है। तो बताओ इससे ले सकता है क्या, इससे ले सकता है क्या, इससे ले सकता है क्या, ये तो केवल ओ से ही ले सकता है। और बात देने की, तो ए वाला ए को देगा और ए बी को दे सकता है क्योंकि ए बी सबसे ले रहा है, बी वाला बी और ए बी को, ए बी वाला केवल और केवल दे सकता है ए बी को, ए बी वाला केवल और केवल किसको दे सकता है, ए बी को, कारण क्योंकि ए बी में एंटीजन दोनों हैं। जब अपन रुधिर किसी को दे रहे हैं तो हमारा एंटीजन जाएगा जिसका तो सामने वाला व्यक्ति विरोध करेगा अगर उसमें एंटीबॉडी अपोजिट है तो ए बी वाले में एंटीजन ए और बी दोनों है ना, तो न तो बताओ ये ए को दे सकता है न बी को दे सकता है क्योंकि दोनों में विरोध हो रहा है, न ए ओ को दे सकता है। यहाँ बी का विरोध, यहाँ ए का विरोध, यहाँ दोनों का विरोध, ये केवल और केवल किसको दे सकता है, ए बी को दे सकता है, और ये सबको दे सकता है क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं है, तो ये रुधिर सबको दिया जा सकता है। तो ये सर जैसे अपन पढ़ते हैं सर्वदाता, ये सर्वग्राही। तो रुधिर, हम रुधिर किसका ले रहे हैं डिपेंड करता है एंटीबॉडी पर, हम रुधिर किसको दे रहे हैं डिपेंड करता है एंटीजन पर, ध्यान रखना। तो रुधिर का आदान पर, रुधिर का जो ब्लड ग्रुप का बताया अपन ने वर्गीकरण कि हमारे आरबीसी पर एंटीजन दो पाए जाते हैं, और ए और बी ये प्रोटीन है। स्थिति इनकी चार प्रकार से हो गई, अकेला ए, अकेला बी, ए और बी दोनों, कोई सा भी नहीं, उस आधार पर ये चार वर्ग अपन ने बताए। और इसके जस्ट अपोजिट एंटीबॉडी की स्थिति बताई, उसके आधार पर अपन ने डिस्कस किया किसे रुधिर ले सकता है, किसको रुधिर दे सकता है। अब एक पॉइंट ध्यान रखना, कार्ल लैंडिस ने रुधिर का वर्गीकरण किया, एंटीजन की खोज की, लेकिन अगर पर्टिकुलर ये पूछा जाए रुधिर वर्ग ए बी का खोज करता, ये मैं अलग से नोट करके लिख देता हूं कि ब्लड ग्रुप ए बी का खोज करता, तो नाम आएगा ब्लड ग्रुप ए बी का खोज करता। सॉरी, नाम निकल गया, स्लिप हो गया माइंड से, अभी आएगा तब याद उसको लिखवा दूंगा। ध्यान रखना, ये रुधिर का वर्गीकरण कार्ल लैंडिस ने किया। लैंडिस ने तीन ही रुधिर वर्ग बताए थे, एक केस्टला और स्टेनी, याद आ गया मेरे को अभी। रुधिर वर्ग ए बी का खोज करता, नाम आएगा केस्टला व स्टेनी। तो एक चीज का ध्यान रखना है, अगर रुधिर का वर्गीकरण किसने किया, रुधिर वर्ग ए बी और जीरो, इनकी खोज किसने की, तो नाम लैंडिस ने रखा। लेकिन पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर ऐसे पूछे रुधिर वर्ग ए बी का खोज करता कौन है, तो नाम फिर किसका आएगा भी, केस्टला और स्टेनी का, ये नाम आएंगे। ये ब्लड ग्रुप ए बी का खोज करता बताया जाता है, जो इसी के शिष्य थे, कार्ल लैंडिस ने रखे। तो ये जो रुधिर का वर्गीकरण अपन ने किया एंटीजन ए और बी के आधार पर, बात कब की है भाई, ये 1900 की। अब उसके बाद में रुधिर का आगे से आदान प्रदान इसके आधार पर होने लग गया, ये किससे रुधिर ले सकते हैं और किसको रुधिर दे सकते हैं। लेकिन रेयर केस में अभी भी जैसे रुधिर का आदान प्रदान अपन वैसे कर रहे हैं जैसे अपन ने अभी पढ़ लिया है, ए वाले को ए का ही दे रहे हैं या ओ का दे रहे हैं, और ए वाला ए से ले रहा है या ए बी से ले रहा है। इसी प्रकार से बी, ए बी और ओ का जैसे अपन ने पढ़ा। लेकिन इसके बावजूद भी वही रुधिर का समूहन हुआ, कुछ केस में अभी भी आरबीसी का समूहन हुआ, इसका मतलब अभी भी ब्लड में कोई एंटीजन और है, ए और बी एंटीजन बताए, इसके अलावा और है। तो जब ये वर्गीकरण किया गया, इसके बावजूद अगर आरबीसी का समूहन हुआ तो वापस से रुधिर वर्ग का
पर अध्ययन शुरू हुआ और इन एंटीजन ए और बी के बाद में और अगला एंटीजन जो खोजा गया, जैसे मैं अभी मैंने ये रुधिर वर्ग बताए, अभी जैसे मैं पूछूं भाई आपका ब्लड ग्रुप क्या है, किसी का ए है तो वो या तो बताएगा पॉजिटिव या फिर बताएगा वो नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या है ये अभी अपन डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल मैंने रुधिर का वर्गीकरण एंटीजन ए और बी के आधार पे बताया। आगे जो अपन डिस्कशन करने जा रहे हैं वो इसी में अगले एंटीजन के आधार पर इसी का जो आगे वर्गीकरण करेंगे। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या है उसको समझो। मैं यहां लिख रहा हूं RH कारक, RH फैक्टर, RH कारक। एंटीजन ए और बी के बाद में अगला जो एंटीजन खोजा गया RH फैक्टर, RH कारक। देखो सबसे पहले तो इसको खोजा किसने, खोजकर्ता कार्ल लैंडस्टीनर व विनर द्वारा। ध्यान रखना ये इन्हीं का शिष्य है विनर। दोनों नाम साथ में आते हैं, ध्यान रखना। RH कारक खोजकर्ता कार्ल लैंडस्टीनर और विनर। और इस RH को, इस एंटीजन को RH नाम क्यों दिया गया, या कई बार स्टूडेंट पूछे थे RH की फुल फॉर्म। पहली चीज ध्यान रखना RH की फुल फॉर्म नहीं है। RH शब्द कहां से है उसको समझो। यह एंटीजन सर्वप्रथम मकाका रीसस प्रजाति के मकाका रीसस प्रजाति के बंदर में खोजा गया या देखा गया। तो RH जिसमें खोजा गया था वो बंदर की प्रजाति थी मकाका रीसस, और इस रीसस के आधार पर ये नाम आया RH, इस रीसस से लिया गया। तो ध्यान रखना RH की कोई फुल फॉर्म नहीं है। जिसमें इसको खोजा गया था वो बंदर की प्रजाति, उसका नाम था मकाका रीसस, उसके आधार पर यह नाम RH दिया गया। अब रुधिर में RH की बात करें तो दो स्थिति है। RH एंटीजन ए और बी के साथ RBC की झिल्ली पर पाया भी जाता है और नहीं भी पाया जाता। क्या बोला मैंने, RH कारक के लिए हमारे ब्लड में RBC पर दो स्थिति हैं। RBC पर एंटीजन ए और बी के साथ ये पाया भी जाता है और नहीं भी पाया जाता। उस आधार पे दो तरह से इसको बताया जाता है, यानी दो स्थिति हैं। एक तो RH कारक प्रेजेंट और एक स्थिति है RH कारक अब्सेंट। एक स्थिति तो RH कारक प्रेजेंट और एक स्थिति है RH कारक अब्सेंट। अब RH कारक प्रेजेंट है तो उसके लिए तो साइन दिया जाता है RH पॉजिटिव। RH कारक अब्सेंट है उसके लिए साइन दिया जाता है RH नेगेटिव। तो RH कारक ए और बी के साथ में, RBC पर एंटीजन ए और बी के साथ में पाया जा रहा है तो पॉजिटिव साइन, नहीं पाया जा रहा है तो नेगेटिव साइन। यानी इस आधार पे रुधिर का वर्गीकरण इस प्रकार से हो गया, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव। और इस आधार पे जो वर्गीकरण हो गया ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव। तो पॉजिटिव साइन बता रहा है कि एंटीजन ए और बी जो भी स्थिति है उसके साथ में RH कारक प्रेजेंट है, और नेगेटिव साइन बता रहा है कि एंटीजन ए और बी जो भी स्थिति है उसके साथ RH कारक नहीं पाया जा रहा। यानी जैसे किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है तो इसका मतलब उस व्यक्ति में ब्लड में RBC पर एंटीजन बी के साथ RH भी प्रेजेंट है। और अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है तो उसके ब्लड में RBC पर एंटीजन बी तो है लेकिन RH कारक नहीं है, ये स्थिति है। अब इसी आधार पे अगर मैं ये कहूं कि अभी जैसे अपन ने रुधिर का वर्गीकरण कर लिया, ये RH और ले लिया साथ में, तो इनमें ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें सारे एंटीजन हैं, जिसमें सारे एंटीजन है, तो बताओ क्या आंसर आएगा। ये जो लिखे हैं अपने पास में 8,
कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें सारे एंटीजन हैं? ऑब्वियसली ए बी पॉजिटिव। भाई ए बी पॉजिटिव में एंटीजन ए आ गया, बी आ गया और आर एच भी आ गया। और ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें कोई एंटीजन नहीं है? तो ऑब्वियसली ओ नेगेटिव। और जो अपन ने बताया 0, इसका मतलब एंटीजन ए और बी नहीं है, नेगेटिव का मतलब आर एच भी नहीं है। यही तो चीज डिस्कस की अपन ने, ए बी और आर एच। तो ये ब्लड ग्रुप ऐसा है जिसमें सारे एंटीजन हैं, ये ब्लड ग्रुप ऐसा है जिसमें कोई एंटीजन नहीं है। अब बताओ, जिसमें सारे एंटीजन होंगे वह किसी का विरोध करेगा क्या? बताओ, वो सबसे रुधिर ले पाएगा कि नहीं पाएगा? क्योंकि इसमें खुद में सारे एंटीजन है तो वो किसी का विरोध नहीं करेगा, उसमें कोई विदेशी पदार्थ नहीं हुआ, उसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है। तो अगर अपने पास में ये पॉइंट बन जाए कि सर्वदाता और सर्वग्राही सर्वदाता रुधिर वर्ग, सर्वदाता रुधिर वर्ग तो उसमें आएगा ओ नेगेटिव, और सर्वग्राही रुधिर वर्ग तो ए बी पॉजिटिव। अब और ए से आगे बढ़ेंगे अपन। तो अगर पूछेगा सर्वदाता रुधिर वर्ग यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर बोलेंगे तो अपन नाम देंगे ओ नेगेटिव, और यूनिवर्सल रिसेप्टर सर्वग्राही पूछेगा तो ए बी पॉजिटिव। सबसे रुधिर लेने वाला, सबको रुधिर देने वाला। तो रुधिर का जो आदान प्रदान है वो इस आधार पे किया जाता है। तो उसमें आदान प्रदान से संबंधित जो मैं आपको बता रहा हूं, एक बार टेबल में अगर अपन लें, यानी ब्लड का स्थानांतरण किस प्रकार से करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन को अगर देखें, रुधिर स्थानांतरण, रुधिर स्थानांतरण की अगर बात करें अपन, जो व्यक्ति रुधिर देता है दाता डोनर, और जो व्यक्ति रुधिर ग्रहण करता है ग्राही रिसेप्टर। पहली स्थिति पॉजिटिव से पॉजिटिव, यानी जो व्यक्ति रुधिर दे रहा है ना उसमें भी आरएच कारक है, और जो व्यक्ति रुधिर ले रहा है उसमें भी आरएच कारक है। अब यहाँ पॉजिटिव से पॉजिटिव का मतलब ये नहीं करोगे तुम कि ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव सब पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में दे दो भाई, वो तो उसी प्रकार से जो अपने टेबल बनाई थी। यहाँ पॉजिटिव से पॉजिटिव का मतलब है जैसे ए वाला किसको देता है, ए वाला ए को देता है और ए बी को देता है, और ए वाला लेता किससे, ए और ओ से। तो जैसे अपने एग्जाम्पल के रूप में ले लिया, एग्जाम्पल में अपन ने लिया कि ए वाला व्यक्ति एक तो ए को दे सकता है और एक ए बी को दे सकता है, ये पढ़ा अपन ने, ए वाला ए और ए बी को दे सकता है। अब ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, मेरा कहने का मतलब ये है। तो बताओ ए पॉजिटिव वाला ए पॉजिटिव को दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, क्योंकि समान एंटीजन की स्थिति हो गई। और ए वाला ए पॉजिटिव वाला ए बी पॉजिटिव को भी दे पाएगा, क्योंकि ए बी पॉजिटिव में अभी अपन ने बता दिया सभी एंटीजन है तो वो तो सबसे लेगा। तो इसका मतलब ये जो स्थिति है, तो आंसर क्या बनेगा, दिया जा सकता है, दिया जा सकता है, पहली स्थिति जो बताई अपन ने। नंबर 2 पोजीशन, दूसरी जो स्थिति अपन ले रहे हैं इसी प्रकार से सेम, नेगेटिव से नेगेटिव, और इसी एग्जांपल को अपन ने इस प्रकार से कर लिया। और कोई और भी ले लो, चाहे कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हैं अपन, ये भी नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव, और ये भी सेम स्थिति वही आएगी, दिया जा सकता है, दिया जा सकता है, नेगेटिव से नेगेटिव। तीसरी स्थिति पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी अब की बार इस एग्जांपल को अपन लिखें ए पॉजिटिव से ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव से ए बी नेगेटिव। अब की बार जो दाता है वो RH, उसमें RH कारक प्रेजेंट है, और जो ग्राही है उसमें RH कारक नहीं है।
पॉजिटिव से नेगेटिव अगर ये ब्लड दिया जाता है तो इसमें आंसर क्या बनेगा? अगर पॉजिटिव से नेगेटिव को ब्लड दिया जा रहा है, देखो पॉजिटिव में आरएच कारक है, जिसको दिया जा रहा है उसमें आरएच कारक है नहीं है। जैसे मेरा ब्लड है ए पॉजिटिव और सुनील जैसे है उसका ब्लड ग्रुप है ए नेगेटिव। बताओ डिफरेंस क्या है हमारे ब्लड में? एंटीजन ए तो हम दोनों में समान है, लेकिन मेरे ब्लड में आरएच है, सुनील के ब्लड में आरएच नहीं है। अब बताओ मेरा ब्लड अगर सुनील को दिया गया तो इसकी बॉडी में आरएच कारक गया, ब्लड में आरएच कारक गया, और सुनील में आरएच कारक पहले से नहीं है, उसके लिए वो विदेशज पदार्थ है। बताओ जैसे ही आरएच जाएगा तो डब्ल्यूबीसी स्कूल, कौन सी डब्ल्यूबीसी? बक्साणु वाली, वो उस आरएच कारक को लिम्फोसाइट के सामने प्रदर्शित करेंगे कि नहीं करेंगी कि ये हमारी बॉडी में एक नया पदार्थ आया है जो अपने लिए विदेशज है। तो उसके लिए हमारे शरीर में क्या तैयार होंगी? एंटीबॉडी। यानी एक बार रुधिर देने के बाद में आरएच कारक के नेगेटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव जाने का मतलब है आरएच कारक पहुंच गया जिसमें नहीं था, तो उससे उसके शरीर में आरएच कारक के लिए क्या बन रही है? एंटीबॉडी बन रही है। तो इसके लिए आंसर ये दिया जाता है कि एक बार दिया जा सकता है, दोबारा नहीं। एक बार दिया जा सकता है, दोबारा नहीं। एक बार दिया जा सकता है, दोबारा नहीं। तो पॉजिटिव का ब्लड नेगेटिव को एक बार दिया जा सकता है, दोबारा नहीं। आरएच कारक एक बार जाएगा तब उसके लिए एंटीबॉडी बनेगी। अब कई स्टूडेंट ये भी सोच रहे होंगे सर ऐसे तो फिर ए का भी बी को तो एक बार तो दे ही दो। भाई ए का भी बी को एक बार तो दे दो, बाद में तो होगी प्रॉब्लम, देखी जाएगी। ध्यान रखना इसका। एंटीजन ए और बी हमारे जेनेटिकली बनते हैं बॉडी के अंदर, उनके लिए एंटीजन ए और बी के लिए एंटीबॉडी पहले से जेनेटिकली बनती हैं, तो वो उनकी एंटीबॉडी प्रेजेंट रहती है ब्लड में पहले से ही। जबकि जो आरएच है ना, उसकी स्थिति पाया जाता है नहीं पाया जाता, तो जेनेटिकली उसके लिए एंटीबॉडी नहीं होती, वो स्थानांतरण के बाद में बनती है। तो पॉजिटिव का ब्लड नेगेटिव को एक बार दे सकते हैं, दोबारा नहीं। लास्ट पॉसिबिलिटीज क्या रही? नेगेटिव से पॉजिटिव। इसका आंसर आप बताओ भाई। नेगेटिव से पॉजिटिव ब्लड अपन दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे एक बार, या क्या स्थिति रहेगी? अब ये बताओ नेगेटिव से पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? यानी जो व्यक्ति दे रहा है उसमें आरएच है ही नहीं। अब जो व्यक्ति यानी दाता जो है उसमें आरएच कारक जा ही नहीं रहा ग्राही के अंदर, तो फिर उसके लिए प्रॉब्लम कहां से आएगी? एंटीजन ए और बी के आधार पे तो दे ही रहे हैं, तो यहां भी आंसर क्या बनेगा? दिया जा सकता है। तो प्रॉब्लम केवल और केवल कौन से केस में आई? जब ब्लड पॉजिटिव का नेगेटिव को दिया जाता है। पॉजिटिव पॉजिटिव कोई प्रॉब्लम नहीं, नेगेटिव नेगेटिव कोई प्रॉब्लम नहीं, नेगेटिव से पॉजिटिव कोई प्रॉब्लम नहीं, पॉजिटिव से नेगेटिव आरएच कारक गया जिसमें व्यक्ति में आरएच पहले से नहीं था, और ऐसी स्थिति में उसके शरीर में उसके लिए एंटीबॉडी बनती है और आगे के लिए उसके लिए प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह से रुधिर का जो आदान प्रदान अपन ने पढ़ा, स्थानांतरण पढ़ा आरएच कारक के आधार पर, ये ब्लड का ट्रांसफ्यूजन अपन ने बताया। तो सर्वदाता सर्वग्राही पूछेगा तो ये बताएंगे सर्वदाता रुधिर वर्ग ओ नेगेटिव, सर्वग्राही रुधिर वर्ग ए बी पॉजिटिव, ये स्थिति बताएंगे अपन। तो रुधिर का वर्गीकरण अपन ने किया एंटीजन ए और बी के आधार पे, फिर साथ में लिया अपन ने आरएच कारक। इसके बाद में अपन जो डिस्कस कर रहे हैं आरएच से संबंधित ही एक पॉइंट में आपको और बता रहा हूं। एक क्वेश्चन आता है, गर्भ रक्ताणु कोरकता, इरिथ्रियोब्लास्टोसिस फिटेलिस। गर्भ रक्ताणु कोरकता, इरिथ्रियोब्लास्टोसिस फिटेलिस, ये क्या है? गर्भ रक्ताणु कोरकता, ये भी आरएच से संबंधित एक पॉइंट है, इसको भी अपन इसके साथ में डिस्कस कर रहे हैं। देखो एक पुरुष है आरएच पॉजिटिव, एक महिला
है RH नेगेटिव, पुरुष RH पॉजिटिव और महिला RH नेगेटिव, और पुरुष RH पॉजिटिव महिला RH नेगेटिव। शुभ घड़ी में दोनों का विवाह संपन्न हुआ अच्छे से समय पे, पुरुष और पॉजिटिव और महिला नेगेटिव, और इनसे उत्पन्न प्रथम संतति, इनसे उत्पन्न प्रथम RH पॉजिटिव संतति। अब यहां मेरी बात को ध्यान से सुनना। देखो, पुरुष और महिला दोनों अगर RH पॉजिटिव हैं तो संतति पॉजिटिव होगी, दोनों अगर RH नेगेटिव हैं तो संतति नेगेटिव होगी। पुरुष और महिला दोनों RH पॉजिटिव हैं तो संतति पॉजिटिव, दोनों RH नेगेटिव है तो संतति नेगेटिव, और पुरुष और महिला में से अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो संतति में दोनों संभावना रहती है, पॉजिटिव की भी और नेगेटिव की। अब यहाँ पर ने कौन सा केस लिया है कि एक पॉजिटिव और नेगेटिव है, उसमें पुरुष पॉजिटिव और महिला नेगेटिव है, ये स्थिति, इसी के स्थिति में केस बनता है जो मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। और तो बताओ, ऐसी स्थिति में संभावना दोनों रहेंगी, पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी, लेकिन मैंने यहां लिखा है कि प्रथम RH पॉजिटिव संतति, यानी RH पॉजिटिव जो पहली बार हो रहा है, जरूरी नहीं पहला ही पॉजिटिव हो, पहला नेगेटिव भी हो सकता है। अब बताओ, पहला नेगेटिव हुआ दूसरा पॉजिटिव हुआ, लेकिन पॉजिटिव तो पहले नंबर का ही हुआ ना, तो मैंने लिखा है प्रथम RH पॉजिटिव संतति, नंबर चाहे वो पहले पे हो रहा है, दूसरे पे या तीसरे पे, जैसे भी हो रहा है। प्रथम RH पॉजिटिव संतति इसका होता है सेफ बर्थ, सुरक्षित जन्म, कोई दिक्कत नहीं है, सुरक्षित जन्म। लेकिन नेक्स्ट RH पॉजिटिव संतति, नेक्स्ट RH पॉजिटिव संतति, यानी पहली जब पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव पुरुष और महिला नेगेटिव से पॉजिटिव संतति उत्पन्न हो गई, चाहे वो पहले नंबर पे हो रही है, दूसरे पे या तीसरे पे, पहली बार पॉजिटिव हुई तो उसके लिए प्रॉब्लम नहीं आई। नेक्स्ट RH पॉजिटिव संतति होती है तो ज्यादातर केस में गर्भ में ही मृत्यु, गर्भ में मृत्यु, और इसके लिए यूज किया जाता है शब्द गर्भ रक्ताणु को रखता, गर्भ रक्ताणु को रखता। ऐसा क्यों आ भाई? अब इसको उसी प्रकार से समझो, अपन ने पढ़ा पॉजिटिव का ब्लड जब नेगेटिव को दिया जाता है, पहली बार देने जाने के बाद में RH कारक जैसे पहुंचता है उसके शरीर में, ग्राही में, उसके लिए उसमें एंटीबॉडी तैयार होती है। अब यहाँ बात किसकी हो रही है, दाता ग्राही कैसे बनेगा? ये भाई शिशु का पोषण, संतति शिशु का पोषण होता है माता के गर्भ में, यूट्रस में, और माता के गर्भ में शिशु जो पलता है ना, माता के गर्भ में जो शिशु पल रहा है, यहाँ ये जो माता मैं बता रहा हूं, ये तो है RH नेगेटिव, और ये जो गर्भस्थ शिशु है, ये गर्भस्थ शिशु, ये बता रहा हूं मैं RH पॉजिटिव, गर्भस्थ शिशु बता रहा हूं RH पॉजिटिव, और शिशु माता के गर्भाशय में, गर्भाशय भित्ति से जिससे जुड़ा होता है, गर्भाशय भित्ति से जिससे जुड़ा होता है, उस स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा, अपरा नाभि रज्जु, इसी के माध्यम से माता का रुधिर शिशु में ट्रांसफर होता है, माता का रुधिर शिशु में ट्रांसफर होता है, उसी से उसको पोषण प्राप्त होता है और इसका परिवर्धन होता है। अब बताओ, महिला RH नेगेटिव और शिशु पॉजिटिव, ये बात कर रहे हैं अपन प्रथम के लिए, प्रथम RH पॉजिटिव शिशु के लिए। तो नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी माता का जो रुधिर शिशु में जा रहा है, तो बताओ वो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है कि नहीं जा रहा? माता और रुधिर जा रहा है शिशु में प्लेसेंटा के माध्यम से। अब माता तो है नेगेटिव और शिशु कैसा है? पॉजिटिव। तो बताओ प्रॉब्लम कैसे होगी? नेगेटिव से पॉजिटिव थोड़ी प्रॉब्लम बताई थी अपन ने। तो इस शिशु का पोषण में कोई दिक्कत नहीं आई,
आराम से इसका पोषण हो गया और ये स्थिति इसमें नहीं बनी, कोई एंटीबॉडी इसमें नहीं बनी। लेकिन बताओ जब इसका जन्म होगा तो इसकी भ्रूणीय झिल्लियां हटेंगी, प्लेसेंटा खंडित होगा। ऐसी स्थिति में जन्म के बाद में ब्लड जो यहाँ प्लेसेंटा खंडित होने पर ब्लड के जो छूटता है उसमें ब्लड, शिशु का ब्लड छूटने का मतलब क्या छूट गया? आरएच कारक छूटना। आरएच कारक छूटना किसमें? माता के रुधिर में। माता के रुधिर में आरएच कारक छूटना। और ये स्थिति अगर होगी तो एक माता जिसमें आरएच कारक नहीं है उसमें आरएच कारक छूटा तो बताओ उस माता के शरीर में या ब्लड में उस आरएच के लिए एंटीबॉडी बनेंगे कि नहीं बनेंगे? यानी पहले शिशु के लिए प्रॉब्लम नहीं आई क्योंकि ब्लड का ट्रांसफ्यूजन आराम से हो रहा है, कोई एंटीबॉडी का सवाल ही नहीं हो रहा। जब शिशु का जन्म हो गया, इसका तो सुरक्षित जन्म हो गया, उसके बाद में माता के ब्लड में आरएच के लिए एंटीबॉडी बनने जा रही है और एंटीबॉडी बनेगी तो डेफिनेटली अगर वापस से आरएच पॉजिटिव शिशु होगा तो अब उसके शरीर में उस आरएच किसे मौजूद है? आरबीसी पर, तो वह एंटीबॉडी आरबीसी का वही समूहन करेंगी, ब्लड का सर्कुलेशन रुकेगा, ब्लड का ट्रांसफ्यूजन रुकेगा। अब नेगेटिव होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेगेटिव तो चाहे वो पहली बार हो रहा है, तीसरी बार, चौथी बार, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि नेगेटिव का मतलब तो आरएच है ही नहीं उसमें शिशु में, तो वहां से कोई एंटीबॉडी है तो भी वो विरोध नहीं कर रही किसी चीज का। पॉजिटिव के लिए स्थिति आती है। अब ऐसी स्थिति से बचा कैसे जाए? ये जो अपन ने बताया, ये जो स्थिति बताई, इससे बचाव कैसे हो? तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए, इस स्थिति से बचने के लिए, गर्भ रक्ताणु कोरकता से बचने के लिए जो बचाव है बचाव में जब भी अगर माता पिता की ये स्थिति है और आरएच पॉजिटिव शिशु हो रहा है तो उसके जन्म के तुरंत बाद आरएच पॉजिटिव शिशु के जन्म के तुरंत बाद रोगाम एंटी आरएच डी टीका, या इसी के लिए एक नाम ये भी आता है RHIG, इम्यूनोग्लोबुलिन। आईजी का फुल फॉर्म होता है इम्यूनोग्लोबुलिन, एंटीबॉडी इसी प्रोटीन की बनी होती है इम्यूनोग्लोबुलिन। RHIG टीका लगाया जाए। यानी जब तक उसके शरीर में, माता के शरीर में आरएच के लिए एंटीबॉडी तैयार हो तब तक उसमें टीका लग जाना चाहिए। ये टीका लगेगा तो जो एंटीबॉडी तैयार हो रही है वो निष्क्रिय हो जाएंगी और ये समावधि जो मानी जाती है, बेस्ट जो मानी जाती है 24 से 72 घंटे के दौरान, ये अपन प्रतिरक्षा तंत्र में डिस्कस करेंगे। और फिलहाल जो एडवांस रूप में इसमें और डेवलपमेंट किया गया तो 1 वीक तक ये स्थिति मानी जाती है, 1 वीक तक ये स्थिति होती है। तो अगर कोई भी महिला जो आरएच पॉजिटिव है, इसने मैं कह रहा था ब्लड ग्रुप का जरूर पता रखा करो। अगर कोई भी महिला आरएच नेगेटिव है और उसका हस्बैंड आरएच पॉजिटिव है तो हमें इन स्थितियों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। महिला अगर पॉजिटिव है, महिला पॉजिटिव है तो पुरुष चाहे पॉजिटिव और चाहे नेगेटिव हो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि महिला खुद पॉजिटिव है तो बताओ उसके शरीर में तो आरएच कारक खुद में है तो वो किस चीज के लिए एंटीबॉडी बनाएगी। लेकिन अगर महिला नेगेटिव है, अब ऐसी स्थिति में पुरुष का ब्लड ग्रुप भी नेगेटिव है तो फिर दोनों ही नेगेटिव हो गए तो पॉजिटिव की कोई संभावना वैसे नहीं बनेगी, तो ये भी कोई केस नहीं बनेगा। लेकिन अगर महिला नेगेटिव और पुरुष पॉजिटिव है तो फिर ये केस बनेगा। तो पहला क्वेश्चन तो इसका यही बनता है कि गर्भ रक्ताणु कोरकता कौन सी स्थिति में संभव है, जब पुरुष पॉजिटिव और महिला कैसी हो, नेगेटिव। दूसरा, इसमें पहले आरएच पॉजिटिव शिशु के लिए प्रॉब्लम नहीं होती, नेगेटिव लिए तो कभी नहीं होती। पॉजिटिव प्रथम कोई सा भी नंबर पे हो रहा है उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है, बाद में आरएच के लिए एंटीबॉडी बन जाती है, अगले शिशु के लिए प्रॉब्लम आती है। और उसके लिए टीका जो मैंने बताया ये बता दिया, इसमें कोई सा भी नाम आ सकता है। और एक इसी से संबंधित मैं बता रहा हूं, आरएच डिजीज शिशु, आरएच डिजीज शिशु
देखो अभी अपन ने बताया कि ज्यादातर केस में इस नेक्स्ट शिशु की मृत्यु हो जाती है। कई बार ये शिशु अगर जन्मता है तो वो RH डिजीज शिशु माना जाता है, यानी इसमें RH से संबंधित डिफॉल्ट होंगे, ये समझो सीधे सीधे। अगर ये शिशु जन्मता है ना, तो पहली चीज तो ये कि RH डिजीज शिशु कहते किसको है? RH पॉजिटिव पुरुष व RH नेगेटिव महिला से जन्मा द्वितीय या नेक्स्ट RH पॉजिटिव शिशु। प्रथम नहीं, प्रथम के लिए तो प्रॉब्लम नहीं है, और ये पॉजिटिव की बाद की बात कर रहे हैं अपन। और इसके लक्षण तो, क्योंकि RH डिजीज शिशु होगा तो डेफिनेटली RBC से संबंधित प्रॉब्लम इसकी सारी आएंगी। अब RBC से संबंधित की बात करें तो खून की कमी वाला एनीमिया, इसी प्रकार से एक खून की कमी वाला अपन बोलते हैं हेपेटाइटिस, इसमें भी एनीमिया की स्थिति होती है, हेपेटाइटिस। इसके बाद में उच्च HBR, हार्ट बीट ज़्यादा रहना, हाई BP और मोटापा, ये सारे लक्षण इस शिशु में मिलते हैं। अगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव महिला से जन्मा शिशु होता है तो उसके अंदर ये स्थिति पाई जाती है। तो अपन ने ब्लड ग्रुप पढ़ा, एंटीजन A और B के आधार पर वर्गीकरण, उसके बाद में लिया अपन ने RH के आधार पर फिर वर्गीकरण किया, और उसके बाद में अपन ने पढ़ा सर्वदाता RH AB O नेगेटिव जिसमें कोई एंटीजन नहीं है, सर्वग्राही AB पॉजिटिव जिसमें सारे एंटीजन हैं, और उसके बाद में RH से संबंधित एक पॉइंट डिस्कस किया अपन ने, एरिथ्रियोब्लास्टोसिस फोएसिस गर्भ रक्ताणु को रखता, जिसमें अपन ने बताया पुरुष पॉजिटिव महिला नेगेटिव ये केस बनता है। पहले पॉजिटिव शिशु के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, उसके बाद के पॉजिटिव शिशु के लिए RBC का समूहन शुरू हो जाता है, और इसके बचाव के लिए RH ये जो टीका लगाया जाता है रोगाम एंटी RHD या RHIG, इनमें से कोई सा नाम लिखा हो सकता है। RH डिजीज शिशु है, इनसे इस स्थिति में जन्मा द्वितीय या अगला कोई भी पॉजिटिव शिशु जिसके लक्षण ये होंगे, RBC वाले रिलेटेड सारे ये लक्षण उसमें आएंगे। ये अपने अभी जो अधीनस्थ बोर्ड ने पिछला LDC का एग्जाम करवाया था उसमें भी एक क्वेश्चन आया था, RH डिजीज शिशु जो पूछा था, उसके लक्षण दिए थे किस में पाए जाते हैं ये पूछा था उसके अंदर। तो ब्लड ग्रुप वाला जो अपन ने सारा पॉइंट क्लियर किया है, रुधिर का संगठन अपन ने पढ़ा, उसके बाद में रुधिर का वर्गीकरण अपन ने किया। एक पॉइंट आता है रुधिर की वंशागति, हेरेडिटी ऑफ ब्लड ग्रुप। हेरेडिटी ऑफ ब्लड ग्रुप, रुधिर की वंशागति। इसमें देखो अपन एक शब्द सुनते हैं जेनेटिक करैक्टर, आनुवांशिक लक्षण। जेनेटिक करैक्टर्स जो बोले जाते हैं आनुवांशिक लक्षण, माता पिता जनक के वो लक्षण जो उसकी संतति में प्रकट होते हैं, अगली पीढ़ी में उसकी संतति में प्रकट होते हैं, वो लक्षण कहलाते हैं आनुवांशिक लक्षण, वो जेनेटिक करैक्टर कहलाते हैं। अरे घर पे सामान्य रूप से नहीं देखते हो आप, कुछ जनरली चीजें बता रहा हूँ घर पे इसी चीज को समझने के लिए। अगर अपने परिवार में कोई भी नया बच्चा जन्मता है, न्यूबॉर्न बेबी, महिलाएं खास तौर से उसको गोद में लेकर, इनकी नाक तो इनका बाप ने गई से, इनकी आंख इनकी मां ने गई से, वो लक्षण जो बता रहे हैं कौन से बता रहे हैं, वो आनुवांशिक लक्षण बता रहे हैं। इसी प्रकार से कई बार अपन घर पे देखते हैं, अभी की जैसे बड़े रूप में बात करें, मम्मी पापा को देखते हैं, भैया भाभी को देखते हैं, खासतौर से मम्मी पापा को अपन देखें, कई बार मम्मी हमें किसी बात के लिए बोल रही है कि बेटा ये काम ऐसे करना है, और हम बार बार मना कर रहे हैं, नहीं मम्मी इस काम को अपन ऐसे करेंगे। मम्मी ने 2-3 बार बोला, नहीं माने अपन, अब मम्मी का और तो बस चलता नहीं है, लास्ट में क्या बोलती है, तो सारा का सारा लक्षण थारा बाप का ले लियो, थोड़ा बहुत तुम्हारा भी ले ले। तो कौन से लक्षण है वो, आनुवांशिक लक्षण।
तो माता पिता जनक के वो लक्षण जो उसकी संतति में अगली पीढ़ी में प्रकट होते हैं वो आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। अब बात कर रहे हैं अपन यहाँ रुधिर वर्ग के लिए, रुधिर वर्ग की वंशागति। ब्लड ग्रुप का अपन ने बताया था रुधिर वर्ग किस आधार पर डिसाइड हो रहे हैं, एंटीजन के आधार पर। एंटीजन पाए जाते हैं आरबीसी पर, ए और बी दो एंटीजन अपन ने बताए। ये एंटीजन पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते हैं, उसी के आधार पर रुधिर वर्ग का निर्धारण होता है। अब वंशागति किससे होगी, पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागति जो आनुवांशिक कारक अपन बोलते हैं जीन, जीन के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागति होती है सभी लक्षणों की। गुणसूत्र पे जो जीन पाए जाते हैं तो गुणसूत्र आनुवांशिक लक्षणों के वाहक हैं जिन पर जीन आनुवांशिक लक्षणों का नियंत्रण करते हैं। तो हमारे जो ब्लड ग्रुप हैं वो डिसाइड हो रहे हैं एंटीजन ए और बी से। किसी भी आनुवांशिक लक्षण का नियंत्रण जीन युग्म द्वारा किया जाता है। किसी भी एक लक्षण का नियंत्रण दो जीन मिलकर करते हैं जिसको जीन पेयर बोलते हैं अपन। एक आनुवांशिक लक्षण का नियंत्रण जीन पेयर द्वारा किया जाता है, दो जीन हो गए। इनमें से एक जीन तो होता है मातर्क विशेषक पेरेंटियल, मैटेरिलियर, और एक होता है पैतर्क विशेषक पेरेंटियल। तो यानी एक लक्षण, एक जीन हुआ माता से, एक जीन हुआ पिता से, तो जीन पेयर द्वारा आनुवांशिक लक्षण का नियंत्रण किया जाता है। अब यहां बात कर रहे हैं अपन रुधिर वर्ग के लिए। रुधिर वर्ग अपन ने बताया एंटीजन ए और बी से डिसाइड होते हैं, और एंटीजन ए और बी जो है उसमें उनमें जीनों की स्थिति क्या है उसके आधार पर रुधिर वर्ग की वंशागति होती है, उसी से माता पिता से संतान का रुधिर वर्ग निर्धारित होता है। अब इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, क्वेश्चन आता है अपने पास में, आपको दे दिया जैसे एक माता का ब्लड ग्रुप है ए बी और पिता का ब्लड ग्रुप है ओ, बताओ इनसे उत्पन्न संतान या संतति में कौन सा ब्लड ग्रुप संभावित है। अगर माता का ब्लड ग्रुप ए बी पिता का ओ है तो इनसे उत्पन्न संतान में कौन सा ब्लड ग्रुप संभावित है। तो ऐसी स्थिति में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर अपन जो अभी डिस्कस करेंगे जीन के आधार पर। पहली चीज तो ये कि इन क्वेश्चनों के आंसर कभी भी यहां से इस तरह से सीधे तुक्के लगाकर आंसर नहीं दोगे। जनरली हम बहुत ज्ञानी है, यहीं से तुरंत डिसाइड कर लेते हैं भाई क्या क्या ब्लड ग्रुप आएगा। इन क्वेश्चनों के आंसर हमेशा जीन युग्म के आधार पर निकालेंगे, जो डिस्कस करेंगे अपन अगली क्लास में।